तो वो शहसवार जो गिरता है और गिर के उठना जानता है, yes. वो इमोशनली इंटेलिजेंट शहसवार है। Exactly. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और ये है द नैरेटिव, द पॉडकास्ट बाय रूब्रिक सेंटर। रूब्रिक सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आज हमने एक इंसान की एक बड़ी अलग क्वालिटी है उसके बारे में बात करनी है। हमने नाम सुना है जी आईक्यू का। जब भी आप किसी इंसान की इंटेलिजेंस को नापना चाहते हैं, उसे मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आईक्यू टेस्ट होता है। आईक्यू टेस्ट लिया जाता है, पता चल जाता है कि ये शख्स इंटेलिजेंस में किस लेवल पर मौजूद है। और हम मिसालें सुनते हैं कि जी आइंस्टाइन जो है उसकी आईक्यू बहुत ज़्यादा थी, जाहिर है वो एक अक्लमंद आदमी था जो उसने काम किए। लेकिन एक और चीज़ है जो कि ये क्वालिटी ऐसी है कि जब मुख्तलिफ रिसर्चेस की गई बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के हवाले से, वो लोग जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल हुए, जैसे मिसाल के तौर पर इलॉन मस्क की हम बात कर लें, मार्क ज़करबर्ग की बात कर लें, और बहुत सारे इस तरह के लोग जो कि सक्सेसफुल हुए, उनमें आईक्यू के बजाय एक और ऐसी क्वालिटी थी कि जो कि उनकी सक्सेस के पीछे कारफरमा थी, और वो क्वालिटी थी ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की एक प्राइम क्वालिटी होती है। अब ये ईक्यू मेजर कैसे किया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, बढ़ाई कैसे जा सकती है, और कैसे किसी इंसान की, किसी यंगस्टर की ज़िंदगी में उससे एक इनकलाब लाया जा सकता है, ये है आज का मौजू। तो अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आप देख लें, वरना फिर हमें मत कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं था। कौन हमें इस हवाले से बताएगा? एक ऐसी खातून जो कि 10 साल से एजुकेशन की फील्ड में काम कर रही हैं। इनका जो बुनियादी शोबा है वो है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और NLP की इनकी जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड कोच है ये, NLP पर काम करती हैं। एजुकेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरीके से बेहतरी पैदा कर सकती है उस पर ये काम करती हैं। और इनका एक और इदारा है जो कि है सेफ स्पेस पाकिस्तान, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलीना अहमद रंधावा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो मैंने इतनी लंबी तकरीर की, जी जी, जिसमें मैंने साबित करने की कोशिश की कि भाई आईक्यू जो है वो तो चलो ठीक है, होता ही था, और इंटेलिजेंस को मेजर करने का ये एक तरीका है, लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये बड़े बड़े सारे लोगों में, सक्सेसफुल लोगों में होती है। तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें एक ट्रेट जो कॉमन है वो ये है कि दे अंडरस्टैंड हाउ टू गो थ्रू फेलियर। कोई भी बिजनेस आइडिया जो है वो बहुत दफ़ा फेल होता है, और अगर आप इन सब की स्टोरीज सुनें तो यू विल रियलाइज़ कि दे हैव फेल्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम, 140 टाइम, 80 टाइम, 70 टाइम, सो मेनी टाइम्स। एक नॉर्मल बंदे की अगर हम बात करते हैं तो शायद वो 2 से 3 दफ़ा में गिव अप कर जाएगा, और वो सेल्फ डाउट में भी आ जाएगा, और उसकी सेल्फ एस्टीम फ़ौरन से लो हो जाएगी कि मेरा आइडिया शायद इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट इनफ। एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो वही होता है जो इन सारी चीज़ों में से दे गेट बैक अप अगेन, दे वर्क ऑन दैट आइडिया एंड दे प्रूव इट कि अच्छा दिस इज वर्थ इट। यानी वो जो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, yes. तो वो शहसवार जो गिरता है और गिर के उठना जानता है, yes. वो इमोशनली इंटेलिजेंट शहसवार है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो भी इंसान ऐसे है जिसके लाइफ में कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, या हम सब की लाइफ में होते हैं, वी ऑल हैव थिंग्स वेयर वी गो थ्रू एंड दे अफेक्ट अस वेरी बैडली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके इफेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग एटीट्यूड ले आते हैं, एंड दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड पुटिंग द ब्लेम ऑन अदर पीपल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों की वजह से इंस्पायर होते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा अब तो हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, या हम एक्शन लेंगे, या हम इसके बरअक्स इस चीज़ को करेक्ट करके दिखाएंगे कि ये एट्रीब्यूट्स हमारे में नहीं है और हम फेल होने को, दिस इज़ नॉट आवर रियलिटी, एंड दे डिसाइड टू टेक एक्शन। So the people who decide to take action are the ones तो फेल emotionally होकर, intelligent people. फेल होकर कामयाब होना। Yes. वो कौन सी वो फिल्म थी, बाजीगर, उसमें शाहरुख खान ने कहा था ना कि भाई वो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते। तो ये वही हो गया मेरा ख्याल। शाहरुख खान ने सही कहा था। शाहरुख खान ने सही कहा था भाई, बेहतरीन, जबरदस्त। एक और शख्स ने भी बड़ी जबरदस्त बात की थी, वो मुझे याद आई अभी, और वो बात ऐसी है कि मोहम्मद अली किले, बहुत मशहूर बॉक्सर,
दुनिया में ऐसे। बड़ा नाम उनका जी, कमाल काम किया उन्होंने। उनसे किसी ने पूछा कि स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या विल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जाहिर है दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर, दुनिया का सबसे मशहूर आला पाए का बॉक्सर, वो बॉक्सर जो कि सबके लिए रोल मॉडल है, उससे ये सवाल पूछा जाए कि स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या विल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसने क्या जवाब दिया ये मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि देखो, जब मैं किसी बॉक्सिंग के मैच के लिए जब मैं रिंग में उतरता हूँ तो दोनों तरफ से मुक्केबाजी हो रही होती है। जब मुखालिफ का मुक्का मुझे पड़ता है और मैं गिर जाता हूँ तो उस वक्त मेरी स्किल ख़त्म हो जाती है। स्किल जो थी वो फेल हो गई यहाँ पर, क्योंकि मैं गिर गया। ऐसे। और उठने के लिए मुझे ज़रूरत होती है विल की। तो गिरने के बाद उठना, ये मेरी विल मुझे सिखाती है। तो इसीलिए स्किल से ज़्यादा विल इम्पॉर्टेंट है। तो ये विल है इमोशनल इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली। जैसे आपने अभी मोहम्मद अली बॉक्सर जो थे उनकी बात की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रेन किया होता है। इफ़ यू सी बॉक्सर्स, तो उनके साथ एक कोच होते हैं हर वक्त, ठीक है, बिल्कुल। जो उनको कॉन्टिन्यूसली, वो शायद उनको पंचेस पे या उनको फिजिकली स्ट्रेंथन होने पे इतना ट्रेन नहीं कर रहे होते जितना वो उनको ये बता रहे होते हैं कि गेट बैक अप अगेन एंड यू हैव टू मेक दिस हैपन व्हेन। एग्जैक्टली, ठीक है, दे कॉन्टिन्यूसली मोटिवेटिंग देम, और वो उनको इस चीज़ पे लेकर आ रहे होते हैं कि योर माइंड इज़ पावरफुल इनफ टू win this, whatever fight there is, and actually उनकी जो फाइट होती है वो इसीलिए वो जीतते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड को इतना ट्रेन कर चुके होते हैं कि ये जो सामने बंदा है या ये जो सामने मेरा चैलेंज है, अगेंस्ट है, वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो अगर यही एटीट्यूड हम अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मसले के लिए भी रखें कि ये जो भी मसला या चैलेंज आया है हमारी लाइफ में, आई एम ग्रेटर देन दिस प्रॉब्लम। या एग्जैक्टली, ही इज़ नॉट द वन हु इज़ ह्यूमन, आई एम द वन हु इज़ ह्यूमन। हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो हमें उसने वो सारी ताकतें दी हैं कि हम अपने मसले के ऊपर हावी हो सकते हैं और हम अपनी लाइफ को जो है कम्प्लीटली टर्न अराउंड कर सकते हैं। यानी मेरा जो बनाने वाला है, मेरा जो रब है, वो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ये परेशानियां जो है इनकी कोई हैसियत या कोई औकात नहीं है। बिल्कुल। अब ये जो विल वाली बात है कि हमारी क्रिकेट टीम को भी सिखानी चाहिए। वो भी बड़ा हारते हैं, उनको भी कोई इस तरह से आपको एनएलपी को ट्रेनिंग आई थिंक उनकी विल है, तभी वो हर दफा ग्राउंड में फिर भी आते हैं। ग्राउंड में तो आ जाते हैं। ग्राउंड में आके क्या कर रहे हैं आजकल? और एक मेरे ख्याल में इसी तरह one by one they will one day win इंशाल्लाह। तो आप जरा अपना थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड इलैबोरेट कर सके कि आप कैसे एजुकेशन की तरफ आए, कैसे आप एनएलपी की तरफ आए। सो एजुकेशन की तरफ तो मैं ऐसे आई थी कि आई जस्ट गॉट डन विद माई एग्ज़ाम्स, और समर वेकेशंस थी, और वी गेट टू सेट इन अ फैमिली इन्वायरमेंट। ज़रा सब काफ़ी सारे, एक महफिल थी जिसमें सब इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पे एक डिस्कशन चल रही थी औरतों और मर्दों के बारे में। महफिल डिस्कशन थी। हाँ एग्जैक्टली। तो वहाँ एक डिस्कशन चल रही थी और वहाँ पे थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया, तो किसी मर्द ने एक बात को, हर फैमिली महफिल में कोई ना कोई शख्स होता है जो माहौल गर्म करता है। हाँ, कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार होता है। बट इट वाज अ गुड डिस्कशन गोइंग ऑन। तो जब उन्होंने ना एक बात ऐसे कोट की कि अच्छा देखो, औरतें अपना ओपिनियन औरतों को सिर्फ तब देना चाहिए जब वो या तो वो बहुत खूबसूरत हो, या वो एक्सट्रीमली एजुकेटेड हो, या फिर वो इंतहाई अमीर हो, यानी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो। अच्छा। अदर देन दैट इफ अ वुमन इज सिंपली एग्जिस्टिंग शी कैन नॉट गिव एन ओपिनियन। अब उन्होंने तो उस टाइम बड़ी ऑफेंसिव टाइप की वैसे ये बात कर दी है इन्होंने। हाँ, उस टाइम पे क्योंकि वो ज़रा एक गर्म आर्ग्यूमेंट थी, तो उन्होंने एक कमेंट ये पास किया। तो आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज 18 इयर्स ओल्ड बैक देन। तो मैं उनकी बात सुन रही थी, और वहाँ बैठी ख़वातीन जो थी वो बहुत बड़ी ऑफेंड हुई थी, लेकिन मैं उस टाइम पे उनसे बहुत उनकी इस बात से थोड़ा सा इंस्पायर हुई थी कि ये जिस औरत की बात कर रहे हैं, जिसमें ये 3 कैटेगरीज में से कहीं एक फॉल करती है, क्वालिटीज़ हैं या ये 3 चीज़ें हैं, मुझे वो बनना है। अच्छा, ये आपने इसको एक अलग अप्रोच ले ली। मुझे मे बी, अब मुझे ये नहीं पता कि उस टाइम पे मे बी आई ऑल्सो टुक इट टू द हार्ट एंड आई डिसाइडेड कि अच्छा मुझे ये करना है, या फिर इट्स ऑलवेज, आई थिंक देयर इज ऑलवेज वन पंच लाइन दैट दैट एक्चुअली इंस्पायर्स यू। एक जुमला। हाँ, वो तब तो शायद ऑफेंडेड ही हुए थे, तो तभी एक्ट किया, लेकिन अब अगर मैं सोचूं तो इट हैज़ इट प्लेड द मोस्ट इंस्पायरिंग रोल इन माय लाइफ। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया की हर औरत इन 3 में से किसी न किसी कैटेगरी में तो लाया करेगी ही,
भाई ठीक है, अमीर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर औरत हो, कुछ अमीर ख़वातीन होंगी, पढ़ी लिखी, चलो अगर कोई खातून नहीं भी है डिग्री की टर्म्स में, कुछ ख़वातीन ऐसी होंगी जिनके पास डिग्रियाँ होंगी, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हो जैसे हमारी दादियाँ नानियाँ बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं, लेकिन उनका जो तजर्बा है उसने उनको कितना सिखाया। और जहाँ खूबसूरती की बात है वहाँ हर खातून खूबसूरत है, अल्लाह ने बनाया है, उसमें आप ये बात तो कर ही नहीं सकते कि कोई खातून खूबसूरत नहीं है। हर एक का चेहरा, उसका दिल, वो एक खूबसूरत तख्लीक है अल्लाह की। तो हर औरत को ओपिनियन की इजाज़त है भाई, बोले आप। ठीक है, तो ऐसा है कि आपने ये बात सही की है, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ सार्कास्टिक रिमार्क उस एंड से, एंड उस टाइम पे ज़रा ऑफेंसिव भी जल्दी लिया जाता था। ऑन द अदर हैंड आई थिंक कि सिर्फ औरतें ही नहीं, ओवरऑल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, कोई भी है, वो सब अगर इन मुझे ऐसा लगता है वो सब अगर इन कैटेगरीज में आते हो तो, और अगर कभी चले इन कैटेगरीज में नहीं भी आते तब भी उनको ओपिनियन देने का हक है, ठीक है, क्योंकि यू नो दे सेंट ऑन द अर्थ, तो दे हैव द राइट टू गिव ओपिनियन। तो खैर उधर से जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैंने अपनी अम्मी से इस चीज़ का इजहार किया कि अच्छा ऐसे है कि मैंने बड़ा सोचा इस चीज़ पे उस रात बैठ के, तो मैंने कहा अच्छा चलो एजुकेशन का इतना नहीं है, कर लूँगी, और चल ही रही है। फिर ये खूबसूरती वाली बात की भी नहीं टेंशन हुई। मैंने कहा बस अल्लाह ने जैसा बनाया ठीक है। लेकिन व्हेन इट केम टू द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पार्ट, तो ज़ाहिर है उस टाइम पे मैं बच्ची थी, तो आई वाज़न्ट अर्निंग माई सेल्फ। वहाँ पे आई डिसाइडेड कि अच्छा दिस इज़ द एरिया विच इज़ मिसिंग, एंड हाँ, दिस इज़ व्हाट विल ब्रिज द गैप ऑफ मी बिकमिंग दैट वुमन। तो मैंने अम्मी से इस चीज़ का इजहार किया कि अच्छा मुझे जॉब करनी है और मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं पे काम करूँ। तो शी वाज प्रिंसिपल हरसेल्फ, उनका एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक़ था, तो उन्होंने मुझे ये बात की कि तुम ऐसा करो, टीचिंग के लिए अप्लाई कर लो। हाँ, ठीक, क्योंकि पले बड़े भी उसी माहौल में हो, ठीक है, पता है कि टीचिंग की बेसिक्स क्या हैं, तो चलो टीचिंग कर लो। मैंने भी सोचा ठीक है टीचिंग के लिए जाते हैं। एंड आई वेंट टू माय ब्रदर स्कूल, और मैंने जाकर उनकी प्रिंसिपल से मीटिंग की। मैंने कहा ऐसे ऐसे है कि मैं टीचिंग करना चाहती हूँ। तो शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड यू नो यू आर वेरी यंग राइट नाउ, एंड अभी तो आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अभी क्यों। तो मैंने उनसे फिर ये चीज़ शेयर की। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये कॉन्वर्सेशन हुई थी, बस मुझे कुछ बनना है तो अगर इफ़ यू कैन हेल्प मी तो टेल मी। शी गेव मी अ लेसन एंड शी सेड के take this home, if you are able to prepare it and execute it, okay, according to my standards, I will hire you. So then you did it? Oh yes, obviously. I took it as a challenge. I went back home. मैंने YouTube खोला और मैंने YouTube से जितने लेसन सामने आते थे मैंने उसके तैयार किए। जो सब्जेक्ट नॉलेज मुझे उस वक्त चाहिए था ना कि मैं ये एग्जीक्यूट कर दूँ, बाकी तो मैं बाद में सीख लूँगी। I went there next day, और वो एक अर्ली ईयर्स का लेसन्स था। तो उस टाइम पे नहीं मुझे पता था कि यार फोनिक्स होते हैं, साउंड्स होते हैं लेटर्स के, और ये सब चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी होती है। मुझे तो लगा था पता नहीं आ गई है हम लोगों को यही लगता है कि अच्छा सीख ली है बस। हाँ। तो लेटर ऑन आई गॉट टू नो अच्छा ये सारी कैटेगरीज हैं, और मैंने फिर जब रिसर्च की, मैंने वो लेसन प्लान तैयार किया, मैंने जाकर उनको दिया, तो शी हायर्ड मी। एट दैट टाइम शी हायर्ड मी, शी सेड आई एम गोइंग टू हायर यू एज एन असिस्टेंट टीचर एंड यू विल ओनली गेट 5,000 रुपीज़। एंड इट वॉज बैक इन आई थिंक 2016 की बात है ये। तो उस टाइम पे भी अगर मैं देखूं तो वो सैलरी बहुत कम थी, लेकिन क्योंकि शौक था आपके पास तो शौक था, मैंने कहा अच्छा चलो कोई चांस दे रहे तो उसको अवेल करें and you know make it happen for yourself. So slowly I started from there. Within I think 6 months she maybe realized I'm good at management, so she shifted me into a administration she added me, yeah, and she said okay you know you have to do all of these things. तो वहाँ से फिर ये हुआ कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, एंड उसके साथ साथ फिर अब मैं चाहती थी कि मैं ये छोड़ूं, क्योंकि एक सोर्स है जो मुझे इंडिपेंडेंट होने की तरफ लेके जा रहा है, और ना ही मैं अपनी पढ़ाई छोड़ूं। आई टॉक टू हर अगेन एंड शी अकोमोडेटेड मी। वहाँ से फिर सफ़र स्टार्ट हुआ कि मैंने अपनी पढ़ाई पे खुद इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने कहा अगर हम यहाँ से अर्न करें तो द सेकेंड थिंग विल बी टेकिंग केयर ऑफ माई ओन सेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल। तो आई इन्वेस्टेड इन माई ओन एजुकेशन। आई स्टार्टेड, तब तक ये होता था कि वट एवर आई वुड अर्न आई वुड इन्वेस्ट इन माई
एजुकेशन। फिर आपने डिग्री जो है वो किस डोमेन में ली? मैंने फिर अपनी ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जो थी, आहिस्ता आहिस्ता सर्टिफिकेशन ये कंप्लीट। तो अब आपके पास सर्टिफिकेशन भी है, हाँ। अब आपके पास काम भी है, अब आपके पास पैसे भी हैं। हाँ। उस शख्स को आपने जाके ओपिनियन दिया फिर अपना? किस चीज़ को? वो जिसने नहीं, जुमला नहीं, कहा था? नहीं, मैंने तो, मेरे ख्याल में मेरी तो ज़िद उस टाइम पे शायद अपने साथ थी, उनके साथ कम थी, लेकिन मैंने इस चीज़ को अपने लिए किया था। तो बट मैं अभी भी उनका इस चीज़ का सोचती हूँ, इस बात को कि अच्छा चलो, इट इंस्पायर्ड मी टू टेक एक्शन। And when I started, like when I started studying about neuro-linguistic programming, तो it was basically a second step कि अब मुझे दुनिया को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, अब ज़रा हमें समझाइए ज़रा आसान अल्फाज में कि भाई ये NLP जो है ये क्या होती है? ठीक है। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स इज़ बेसिकली, न्यूरोलॉजी हमारा दिमाग है, माइंड, एंड लिंग्विस्टिक्स होती है लैंग्वेज। सो आर माइंड एंड आर पैटर्न्स, हैबिट्स जो कि हमारे दिमाग से लिंक्ड होती हैं, दे आर ऑल्सो डायरेक्टली लिंक्ड टू आर लिंग्विस्टिक्स। हम जो भी चीज़ सोचते हैं हम उसको बोलते हैं, और फिर वही चीज़ जो है वो हमारा एक बिहेवियर बनती है, या जो वो हम हमारी सोचते हैं अगर वो बोलना शुरू कर देना तो बड़े फड्डे हो जाएंगे। व्हाट आई मेंट बाय दिस वाज कि हम, हमारे जो थॉट्स होते हैं, वी आर स्पीकिंग, become our words. एग्जैक्टली, दे बिकम आवर वर्ड्स, एंड देन वी they become our behavior patterns as well, and our habits as well. So whatever we speak into the existence, it eventually we are हमारी लाइफ उसी के ओरिजिनेट करती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज कि हाउ वी कैन टेक द हेल्प ऑफ लैंग्वेज टू इम्प्रूव समवन्स एक्सेलेंस, टू इम्प्रूव समवन्स मेंटल स्टेट और हैबिट्स और बिहेवियर पैटर्न। अच्छा, यानी कि अब मैं अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद आपसे इलाबोरेशन चाहूँ कि अगर मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी इमोशनली वीक है, और इमोशनली वीक से मुराद ये है कि अगर मेरे ऑफिस में मेरा बॉस मुझसे ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करे तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, लोगों के सामने मैं बात नहीं कर सकता, अगर कभी मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ जाए तो उस पर तो मेरा इंतकाल हो जाएगा, बिल्कुल गुस्सा मुझे आ जाता है कभी कभी जल्दी, तो ये इमोशनल वीकनेस की निशानी है। अब NLP या आप चूँकि एक इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं, तो एक EI कोच क्या करेगा कि मेरी ये जो पर्सनैलिटी है ये तब्दील हो, और क्या ये हो सकती है या नहीं? अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी ये पर्सनैलिटी तब्दील हो, और आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है या मसला बन रहा है, और आप इसको बदलना चाहते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कि आपने मुझे एक एग्जांपल दी कि एक बॉस है और वो मेरे पे गुस्सा कर रहा है, तो मैं कांपने लग जाता हूँ या मैं घबरा जाता हूँ उस चीज़ से। NLP आपको, या कोचिंग अगर आप लेते हैं, तो वो बेसिकली आपको अपनी मैक्सिमम अकल इस्तेमाल करने पे मजबूर करती है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि आपका जो बॉस है वो एक इन इटसेल्फ एक ह्यूमन बीइंग है, या वो एक इंसान है, और ही माइट बी गोइंग थ्रू सम स्टफ, या फिर जो उसका बिहेवियर है वो उसके मेंटल स्टेट की प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो शायद आप उसकी गुस्से को उस तरीके से फील नहीं करेंगे, और आप उसको इंटरनल, एग्जैक्टली, फिर तो और आसान हो गया ना। अच्छा। फिर तो आपके लिए ये चीज़ और आसान है कि अगर एक इंसान रहता ही 24 घंटे गुस्से में है, ठीक है, तो उसका गुस्सा फिर आप पे तो नहीं है, उसका तो गुस्सा फिर इर्द गिर्द बहुत सारी और चीज़ों पे भी होगा। उसका गुस्सा जो है वो उसके मेंटल स्टेट की एक प्रोजेक्शन है जो वो आपके ऊपर निकाल रहा है। उस मोमेंट पे आपका ये डर ख़त्म हो जाना चाहिए कि इसका जो भी गुस्सा है या इसका जो भी टेम्परामेंट है वो मेरे ऊपर नहीं आ रहा, वो उसकी अपनी एक स्टेट की डिपिक्शन है। क्योंकि गुस्सा मुझ पर किया गया तो अफेक्ट उसका मुझ पर आया, अब मैं वो अफेक्ट कैसे कैंसिल करूं, मेरे अंदर जो एक कपकपाहट शुरू हो जाती है उसको मैं किस तरह दूर करूं, ठीक है, और मेरे जहन में एक डर आ जाता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हर वो मिडिल क्लास आदमी जिसने एक फैमिली को पालना होता है और वो किसी जगह नौकरी कर रहा होता है, उसका डर होता है कि आज मुझे बॉस ने डांट दिया है, कल वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, मैं अपने घर वालों को, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। NLP बेसिकली आपको इंड्यूस करते हैं कि आप अपने आप, सिर्फ इर्द गिर्द लोगों से नहीं, अपने आप से भी यू आस्क गुड क्वेश्चंस। इस गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि हर टीचर को इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना चाहिए और NLP का माहिर भी होना चाहिए। ऐसे ही है। NLP इज़ अ सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड हमारा पर्पस ही रूब्रिक्स में जो है वो आने का यही था कि हम एक स्कूल ऐसा रखें जहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टीचर्स, एंड टीचर्स या पीपल इन द एकेडमिक्स
have to know that they're dealing with kids and their future, and they have to learn these tools and techniques. और इसी वजह से we are giving teachers special before the session starts, we are giving teachers trainings of emotional intelligence as well. जनरली एजुकेशन सिस्टम में हमें एनएलपी या इमोशनल इंटेलिजेंस नज़र नहीं आता है, ऐसा क्यों है? इसकी एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत बड़ी वजह है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के अंदर जो है इन चीज़ों पे काम नहीं किया जाता। हम टीचिंग को मेरे एक जॉब की तरह लेते हैं, ठीक है, और वे आओ और चैप्टर ख़त्म करवाओ और चले जाओ, एक वे आउट जॉब की तरह लेते हैं। अगर आप पास्ट में जाएं, जो बहुत आला टीचर्स थे, अगर आप इलामा इकबाल को या फिर आप मोहम्मद अली जिन्ना की स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो जब वो अपने टीचर्स का या उस्ताज़ा का जिक्र करते थे ना, तो वो ये चीज़ का जिक्र करते थे लाजमी कि उन्होंने हमें लाइफ को गुजारने का तरीका बताया। क्यों? क्योंकि वो टीचर्स उन पे एनर्जी देते थे, वो टीचर्स अपनी जान लगाते थे, वो टीचर्स बच्चे को समझने में बहुत एफर्ट डालते थे, ठीक है, और वो फिर उस बच्चे को उस तरीके से डील करते थे। अच्छा, अब टीचर का काम मुझे ये लग रहा है कि पढ़ाने के साथ साथ हर बच्चे के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करना भी है, ताकि कम्युनिकेशन बैरियर ना हो। ऐसे ही हम ओवर द टाइम पीरियड हम ये चीज़ भूल गए हैं कि टीचर्स आर बेसिकली मेंटोर्स। They are going to mentor you for everything in life. They are the ones who are going to develop your, the entire purpose of sending a child to school. अगर हम पेरेंट्स से पूछे ना, तो वो यही कहेगा कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन के निकले। एंड जब वो ये बात कर रहे होते हैं ना कि वो बन के निकले, तो उसका मतलब यही होता है कि उसकी कैरेक्टर की डेवलपमेंट हुई हो, ठीक, और उसके एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई हो। वो तभी हो सकता है जब टीचर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि मैंने सिर्फ एक लेसन प्लान तैयार करके अपना डिलीवर नहीं करके आना, मैंने इस बच्चे के साथ इसको अंडरस्टैंड करना है। ये एक एंटायर ह्यूमन बीइंग है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, मैंने इसको अंडरस्टैंड करना है, और मैंने इसके साथ एक ऐसा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बिल्ड करना है जहाँ पे ही टेक्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम लर्निंग्स आउट ऑफ इट। माई लर्निंग आउटकम फॉर माई स्टूडेंट शुड नॉट बी लिमिटेड टू द अलजेब्रा सम और द एडिशन सम। It is very vast, and whatever goodness I have to offer, this child is the best place to give it to. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं पे भी अच्छा होने का मौका नहीं मिल रहा या दुनिया आपको बड़ी बुरी लगती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप टीचिंग की जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा एक मौका है कि आप अपनी वो सारी अच्छाई या आप जो पॉजिटिविटी है वो आप बच्चों पे लगाएं, आप वो बच्चों पे ट्रांसफ़र करें, और वो आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं उस चीज़। अच्छा, क्या एनएलपी या इमोशनल इंटेलिजेंस हमें इस बात में भी हेल्प करता है कि एक इंसान खुद अपना एनालिसिस कर सके और अपना एक बर्ड्स आई व्यू ले सके कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, और अपनी जो कैरेक्टर है या अपनी ज़िंदगी के जो ट्रेड्स हैं उनको बेहतर कर सके? बिल्कुल, खुद अपने आप को सब्जेक्ट बनाकर, क्योंकि अभी एज अ कोच आपके पास दूसरे लोग आते हैं और आप उन पर काम करते हैं, क्या खुद पर भी काम किया जा सकता है? जब मैंने एनएलपी के लिए साइन अप किया था ना, तो मैंने उस वक़्त इसलिए साइन अप नहीं किया था कि मुझे कोच बनने का शौक़ था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अगर ये करती हूँ तो मैं कोच बनूँगी, इससे मुझे ये लाइसेंस मिलता है। आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। जब मैंने साइन अप किया था तो मैंने इसलिए साइन अप किया था क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ और मुझे ज़िंदगी में नेविगेट नहीं करना आ रहा, मुझे प्रोफेशनल लाइफ में लोगों के साथ डील करना नहीं आ रहा, और अगर मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ तो मुझे एक चीज़ जो सीखनी है ना, वो लोगों को डील करना सीखना है। मैं बहुत जल्दी ऐसे लगता था कि आई वुड गेट वेरी इमोशनल, आई वुड स्टार्ट क्राइंग, किसी ने गुस्से में बात करी तो रोना शुरू कर देना। तो एक टाइम ऐसा आया था जब मैं खुद इन चीज़ों से तंग आ गई थी, अपनी इन हरकतों से, और मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बनूँ तो आई विल हैव टू समहाउ वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड मुझे सीखना है कि मैंने लोगों को कैसे डील करना है, या मैंने सिचुएशंस को और मुश्किलों को कैसे डील करना है। उस टाइम पे जब मैंने गूगल पे सर्च किया था तो मुझे पता चला था कि अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइंसेस विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, एंड व्हेन आई इनिशियली डिड इट बिकॉज आई वांटेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो मैंने मेरी लाइफ में एनएलपी का जो पहला सब्जेक्ट थी वो मैं खुद ही थी, एंड मैंने अराउंड 3 to 4 years हमारा बैच बहुत दफ़ा रिपीट होता था, ऑलमोस्ट 4 to 5 times द बैच यूज टू रिपीट इन 1 year। तो फॉर 3 years आई रिपीटेड एवरी सिंगल बैच
जब तक मुझे ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आ गई थी कि अच्छा अब आई एम गुड एट इट, नाउ these tools are helping me with it. And eventually there are events that happened in my life when my mother got sick, and she was diagnosed with dementia. It was like we partially lost her. तो उस टाइम पे when everyone else was taking it to heart, and when everyone else could not navigate that loss of a human being, I was able to take responsibility, and I was able to understand that it is a sickness and I have to accept it. And if you ask me, I always give the credit क्योंकि मैंने ये चीज़ एक सीख ली थी. मुझे अगर मैंने ना सीखी होती तो शायद मैं भी उन्हीं की तरह रो रही होती कि मेरे साथ एक ज़्यादती हुई है और मेरी अम्मी बीमार हैं और ये हो, उनको एक ऐसा जो है वो सिकनेस, शी इज़ गोइंग थ्रू सच अ बैड सिकनेस, और मैं अपने आप को ही विक्टिमाइज़ करती रहती. ठीक है, क्योंकि मैंने ये आई डिसाइडेड कि अच्छा मैंने अपनी इन चीज़ों पे काम करना है. ठीक है, और मैंने उस फॉर द नेक्स्ट 4 years आई अप्लाइड दैट everywhere in my life. And then you saw the difference. Yes, because I gave the sole caregiver of my mother, and I used to do everything for her. And उस time पे the only thing that kept me sane was because I knew how to navigate my emotions through that. And it wasn't always happy. It wasn't always कि मैं इसी तरह बैठी होती थी, जी मुझे तो सब आता है, मैं तो कर लूँगी और एवरीथिंग. लेकिन बात ये थी कि जब आपको दुख भी होता था, या आप लेट्स से यू गोइंग थ्रू अ डे, यू गोइंग थ्रू अ टफ डे, यू एंड अप क्राइंग, यू गेट इमोशनल. व्हाट आई न्यू वाज कि अच्छा टुमारो आई हैव टू गेट बैक अप अगेन. वही गिर के उठने वाली एग्जैक्टली. एंड आई थिंक इट वॉज बिकॉज कि मेरे पास वो टूल्स थे. एंड अगर बहुत ज़्यादा भी कभी ऐसी सिचुएशन होती थी ना कि मैं बहुत टेंशन में चली जाती थी या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, तो मैं अपने आप से फिर वो क्वेश्चंस पूछती थी. ठीक है, मैं अपने आप को सब्जेक्ट बनाती थी और मैं कहती थी कि टेल मी दैट व्हाई इज़ इट अफेक्टिंग यू सो मच. ठीक है, what can you do if it is affecting you so much, how can you make it better for yourself. So initially I did therapize my own self. So yes, यानी obviously it NLP helps पहले you. Yes. आपको खुद बेहतर बनाएगा हाँ. और फिर आप दूसरों की ज़िंदगियों को ऐसे ही बेहतर है, करेंगे. ऐसे ही है. मेरा पहला गोल ही NLP का यही था कि अगर मैं ये करती हूँ तो आई विल सी इफ़ इट बेटर मेक्स माई ओन लाइफ बेटर, एंड ओनली देन आई स्टार्टेड टेकिंग क्लाइंट्स. तो फिर ये जो आपने सेफ स्पेस पाकिस्तान बनाया, ये क्या है और ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है? So 2017 के अंदर there was a model who committed suicide, and the news was all around social media. तो जब मैंने उनकी वो स्टोरी पढ़ी थी तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है स्पेस. पीपल फील शाय टू ओपन अप, पीपल फील जज टू ओपन अप, जो कि अभी भी अगर हम देखें प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा है. पीपल कैन नॉट बी वल्नरेबल. एंड उस टाइम पे तो मैंने बस एक पेज बनाया था. तब मेरे पास NLP की सर्टिफिकेशन नहीं थी, लेकिन मैंने एक पेज बनाया था एज अ लिसनर एंड टू पोस्ट गुड स्टफ. Initially, after that, it led me to come across NLP as well. And then I decided कि अच्छा अगर मैंने एक space बनाई ही है, ठीक है, तो why not get a license for it as well, and why not get yourself equipped with the tools कि you're actually you can add value to someone else's life. तो अब सेफ स्पेस का मकसद क्या है और वो करता क्या है? सेफ स्पेस पाकिस्तान फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली एक प्लेटफॉर्म बन गया सोशल मीडिया पे. हम यहाँ पे हमने साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, एनी काइंड ऑफ होलिस्टिक पीपल हु गिव होलिस्टिक थेरेपी, आपके योगा ट्रेनर्स हो गए, EMDR थेरेपिस्ट हो गए, कोई भी, ठीक है, वी हैव कनेक्टेड देम विद आवर सेल्स. इफ समवन वांट एनी काइंड ऑफ थेरेपी और एनी काइंड ऑफ हेल्प, हम उनको उनसे लिंक करते हैं. फर्स्टली अगर उनको कोचिंग भी चाहिए होती है, व्हाट वी डू इज़ कि जब एक क्लाइंट आता है तो हम सबसे पहले ये चीज़ फिगर आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग दैट दे नीड. इज़ इट अ साइकेट्रिस्ट हेल्प, इज़ इट अ साइकोलॉजिस्ट हेल्प, इज़ इट अ कोच हेल्प, क्या ये बंदा किनेस्थेटिक है और इसको योगा या EMDR हेल्प करेगा. फिर हम उस बंदे को उस सही पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके अलावा इट हेल्प्स विद I personally take clients for children who are having behavior issues या फिर कोई challenging बच्चे होते हैं जो थोड़े से, I take
those kids as well. तो Safe Space Pakistan एक organization कह लें, अभी organization में तो नहीं completely convert हुई, लेकिन it became a platform where people get linked to the right kind of therapeutic person. परफेक्ट। अब चूंकि हमारा ताल्लुक एजुकेशन से रिलेटेड है और हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आपको नज़र आता है अपने बच्चों में या अपने बच्चों की स्कूलिंग में या उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और वहाँ पर आपको जवाब देने की हम कोशिश करेंगे कि वो इश्यूज़ कैसे सॉल्व हो सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को इनकलकेट करना हो तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर तवज्जो देनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को वेल इक्विप्ड करना है, ठीक है, और आपने उनको इन चीज़ों की ट्रेनिंग्स देनी है। क्योंकि मेरे टीचर से मेरी ये डिमांड है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज अ सिस्टम इट्स माय जॉब कि मैं उनको इस चीज़ के साथ इक्विप भी करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को इधर कल्टिवेट करना चाहते हैं, गिव योर टीचर्स और एम्प्लॉयज़ द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। अच्छा, क्या ट्रेनिंग से ये चीज़ सीखी जा सकती है? हर शख्स सीख सकता है? यस। ठीक है, पहले तो ये बात तय हो गई ना, वरना ये क्या भाई मुझ पे तो ट्रेनिंग का असर ही नहीं होता, मैंने तो बड़ी ट्रेनिंग्स ली है, कोई ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं हुआ। बट ये है कि everyone can learn and become a better person. ये तो तय। Everyone learns and pick up things according to their own pace. सही। Yes. अब हम आ गए कि हमने टीचर्स को या जो लोग हमारे इदारे में काम कर रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग दे दी, ये पहला स्टेप हो गया। ऐसे ही। What next? दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जब आप अपनी मैनेजमेंट में लोगों को हायर करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल हायर किए हुए हैं। यू कैन हायर कोचेस एज वेल, जो NLP प्रैक्टिशनर्स हैं, आप उनको भी हायर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान जो एक्रेडिटेड है किसी सॉलिड बॉडी के साथ, ठीक है, आप उनको जिनकी जिनकी क्रेडिबिलिटी है इन द मार्केट, लाइक सी इट फॉर योर सेल्फ एंड हायर दोज पीपल इन योर इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज और ऐसे ही लोगों को टॉप पे रखें, क्योंकि आपके जितने एम्प्लॉयज़ होंगे और आपके जो बच्चे होंगे आपके बॉस की प्रोजेक्शन होंगे अल्टीमेटली, ठीक है। However the person is going to lead, it's going to go to the bottom. अगर मैं हायर कर रहा हूँ कोई शख्स अपने इदारे में, ख़ास तौर पर चलें ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो क्या हायर करते हुए कोई ऐसे टेस्ट होते हैं या ऐसी कोई कन्वर्सेशन मैं कर सकता हूँ इंटरव्यू के दौरान जिससे मुझे शख्स की इंटेलिजेंस का, इमोशनल इंटेलिजेंस का पता लगे? क्योंकि IQ तो हम कोई टेस्ट वैसे दे के पता कर लेते हैं, EQ कैसे पता की जाए? मेरे ख्याल में ये एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। एक हमारे एजुकेशन में ये स्टैंडर्ड है ही नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होना चाहिए इस चीज़ का कि जो टीचर आ रहा है या जिस इंसान को हम हायर कर रहे हैं, जहाँ हम उसकी ये जब हम एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बंदे को इंग्लिश की टीचिंग दे सकते हैं, जो कि मैक्सिमम स्कूल्स में, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज़ हैपनिंग, दैट व्हेन टीचर्स कम दे आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, they've done accounting or finance, they've got bachelors in art, and when you ask them कि अच्छा आप क्या टीच कर रहे हो, तो they'll tell you कि या तो हम इंग्लिश टीच कर रहे हैं या वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ टीच कर सकते हैं। तो जब हम इस चीज़ का लेवरेज क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने एक चीज़ जो हम मेक श्योर कर सकते हैं वो ये होती है कि वी कैन सेट अ बार for teachers to give a test for their own emotional intelligence as well, and if we, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, ठीक है, हम इसको इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्टिंग के तौर पे रख सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि भाई टीचर ने बच्चे को मारा और मार के बुरा हाल कर दिया। इसका मतलब है कि वो जो टीचर था वो इमोशनल अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता था। और मेरे ख्याल में एक ऐसा इंसान जिसको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आपने बच्चों के इर्द गिर्द अपने इमोशंस कैसे रेगुलेट करने हैं, आप आपको उसको हायर नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉट जस्ट फिजिकल अब्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्बल अब्यूज एज वेल, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, एंकरिंग द किड विद वेरी लाउड वॉइसेस एज वेल, कि वो बच्चे को आदत पड़ेगी कि अच्छा उसने सिर्फ ऊंची आवाज़ में जो बात करता है उसी की बात सुननी है। हम एक बच्चा इतना गलेबल और इतना फ्लेक्सिबल होता है ना कि हम उसको ट्रेन कर सकते हैं कि मैं अगर सॉफ्ट स्पोकन हूँ और मैं अगर इसी सॉफ्ट टोन में 24/7 बात करूँगी, तो देयर विल कम अ डे व्हेन ही विल कम टू माय टोन, ठीक है। बड़ा मुश्किल काम है वैसे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, बट देन यू आर रेजिंग अप अ किड ना, यू आर नॉट डूइंग द इजी जॉब ना। हमारे पास तो रिस्पांस होता है कि जरा कुछ बच्चे ने किया तो ये जो हाथ है इसका इस्तेमाल, और ये हम पर भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसकी सबसे बड़ा आप ये नुकसान देखें कि जब आप ग्रेजुअली बड़े होते हैं
तो आपको कोई एक शख्स एक दफ़ा कोई काम कहेगा तो शायद आप वो नहीं करके देंगे। आपको काफ़ी दफ़ा जब कहा जाता है, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको फिर 10 दफ़ा बताना पड़ता है कि बेटा ये काम करो, या 10 लगानी पड़ती है फिर जाके वो काम होते हैं। तो और आप अपनी माँओं से आप अपनी मदर से इस चीज़ का सवाल करें तो ये कॉन्टिन्यूस कंप्लेन है उनकी कि इसको तो हम 10 दफ़ा कहते हैं तो ये जाके काम करता है। और कहने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, पहले अल्फाज से, फिर चप्पल से भी कहा जाता है, हैंगर से भी कहा जाता है, अलग अलग डिवाइसेस आती हैं, बेल्ट से भी कहा जाता है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। द थिंग इज कि फिर आपने उस बच्चे को उसके साथ एंकर कर दिया ना, अब तो आप बेल्ट उठाएंगे तो वो करेगा, वरना तो नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें होती हैं कि हमारी अवेयरनेस में होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो तो जैसा मैं चाहूँगी मैं बच्चे को वैसे चला सकती हूँ। दुरुस्त। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें तो मुझे ज़ाहिर है आपकी बातों से और जो सिनेरियो है उसको मैं देखता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई औकात, कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नज़र नहीं आती। ऐसे ही है। और जो फ़ायदे हैं उसके वो बेशुमार हैं। यस। मसलन क्या क्या फ़ायदे हैं जो कि हमारे एजुकेशनिस्ट अगर देख रहे हों तो उनके सामने हम रख सकते हैं कि देखो ये चीज़ें हैं, एज अ होल इंडिविजुअली स्टूडेंट को भी और एज अ होल उस सिस्टम को भी ये चीज़ इस तरह फ़ायदा पहुंचा सकती है। जब भी आप कोई बिज़नेस चलाते हो, लेट्स से आप एजुकेशन का ही बिज़नेस रन करने लगे हैं, तो देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस विच आर गोइंग टू कम एवरी डे। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी जॉब, ठीक है। एंड यू नीड टू हायर पीपल और यू नीड टू हैव पीपल इन योर इंस्टीट्यूट who know how to react and act and who know how to decide and not to decide what to do, what not to do in that position, ठीक है। मोस्टली हमारे यहाँ पे ये केस होता है कि हम लोग धक्के खा खा के ये चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। हम 4 जगह पे जलील होते हैं, फिर हमें पता चलता है हमने ये बात नहीं करनी थी और हमें ये बात है जो करनी है, ठीक है। अगर आप इनिशियली ही इस चीज़ को अपनी एजुकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर लो और आप बचपन से ही बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, तो उनका कितना बड़ा एक टाइम गैप है जो बच जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें हम लोगों ने आफ्टर यूनिवर्सिटी निकल के रियल लाइफ में आके लोगों के साथ एक्सपीरियंस करके सीखी, अगर हम उससे भी इक्विप करके बच्चों को ग्रेजुएट करें तो वो बच्चे की परफॉर्मेंस ही डिफरेंट होगी। वो उसको पता होगा कि वो यहाँ से जब आप इफ़ यू सी एट एग्जाम्पल्स, अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टोरीज़ आप ऐसी सुनेंगे कि लोग आपको बताएंगे कि हम स्कूल जाते थे and they went through a very hard childhood, okay? And when they went through a very hard childhood, they had to go through a lot of things, and when they went out in the job market, they got a job very quickly. जिसको हम कहते हैं इसको तो मतलब इसके तो कामयाबी ने कदम चूमे, जैसे ही ये निकला यूनिवर्सिटी से इसको तो नौकरी भी मिल गई, अभी तो ये तो ऐसे होता था, ये तो वैसे होता था, इसके तो ऐसे हालात है। जो चीज़ आपने नहीं देखी ना उन हालात में, वो ये चीज़ थी कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट बन रहा था उस हालात में, ठीक है। वो इतना ज़्यादा इमोशनली ट्रेन हो चुका था कि जब वो उन लोगों में गया और जब उसने वहाँ उस जॉब के लिए अप्लाई किया तो वो इमोशनली और फिज़िकली इक्विप्ड था इन चीज़ों के साथ, इन टूल्स के साथ, कि वो उतने कट थ्रोट एनवायरनमेंट में फंक्शन कर पाया प्रॉपर्ली। अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको आप मजाक भी नहीं कर सकते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। यू कैन नॉट, आप उनको मजाक में छेड़ नहीं सकते, वो रोने लग जाएंगे, हाँ, या ऑफेंड हो जाएंगे, ठीक है। which disrespectful comments one side पे it's right to be offended, but even एक healthy joking environment में वो नहीं ले सकते हैं वो मजाक, ठीक है। तो आप इस ऐसे बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जब बाहर जाएगा, so we can say that our education system is making children gullible or kids, students they're very gullible weak kids, yes, when it comes to their emotional intelligence. Yes, not a single, there are very few kids who have actually been through something जो इस तरह की चीज़ों में कामयाब हुए। अब अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने ये काम का आगाज़ करना हो, व्हाट शुड बी द स्टेप्स कि वो अपने इदारे में ये चीज़ करे? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज से अगर मैं 4 से 5 साल पहले की भी बात करूँ ना, तो शायद कोचेस, थेरेपिस्ट और साइकोलॉजी को एक बड़ा टैबू समझा जाता था, ठीक है। अब वो चीज़ बहुत कम हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम्स है उसको इस चीज़ से बेनिफिट करना चाहिए, बहुत बड़ा बेनिफिट है उनको, कि आप सबसे पहले जो अपने वहाँ पे आपकी जो हायरिंग है उनमें आपका एक ऐसा बंदा होना चाहिए लाजमी जो इन चीज़ों को केटर करे, ठीक है।
जो एक बेशक इट्स अ साइकोलॉजिस्ट, बेशक इट्स अ कोच, और यू नो इफ़ you're very well equipped or you want to give international standards and medical help, तो it could be a psychiatrist as well. So ये बहुत एक important चीज़ है कि अब पाकिस्तान में there are a lot of NLP practitioners who are actually licensed, and इसके अलावा they are equipped and they're experienced as well, they've got that credibility as well. इसी तरह हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो वाकई ही उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कितने स्कूल्स होंगे हमारे यहाँ पे जहाँ पे कोई किसी में भी नहीं साइकोलॉजिस्ट हो? नहीं है। अगर हैं भी तो वो हैं जिनको उन्होंने एक आध टीचिंग की भी सब्जेक्ट दे दिया है, ठीक है, कि आपने ये टीचिंग भी करनी है, ठीक है, और साथ ना आप साइकोलॉजिस्ट हैं, जब कोई पेरेंट आएगा तो हम आपको आगे लेंगे, डिस्प्ले के तौर पर दिखा देंगे कि हमने काउंसलर तो रखा है जी स्कूल में, ठीक है। अब वो काउंसलर बेचारा खुद इतना प्रेशर में आ जाता है डबल ड्यूटीज के कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट इज़ अ सेपरेट जॉब. Catering one-on-one emotions of every child, it's a separate job, and there has to be a specialist in every school. अच्छा, अगर कोई स्कूल ये काम नहीं कर रहा तो कोई टीचर खुद अपने आप को इस डोमेन में बेहतर करना चाहे तो वो क्या करे? अगर कोई खुद अपने आप को, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये कमी है और हम अपने आप को ओवरकम एक टीचर है जो चाहता है कि मैं वो EI सीखूं और अपनी क्लास में उसके इम्प्लीमेंट लिए करूं, तो बहुत ही आसान है। फिर तो वो तो बस अपने आप को ही यू सी सर्च फॉर दीज थिंग्स, become educated about these things. If you're a teacher, go and use that Google, go and search what are the right tools, learn those tools, invest in your education, and एजुकेशन भी नहीं बल्कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस सीखते हो तो यू आर नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग इन अनदर एक्रेडिटेड डिग्री, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। आप अपनी एक्सेलेंस जो है वो 0 से 10 पे लेके जाने वाले हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ वर्थ इट है और ये आपको और आपके बच्चे को बेनिफिट कर सकती है तो आप इसको सीखें। टीचर्स के लिए तो इंडिपेंडेंटली आप अगर इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इट्स वेरी ईजी। और अगर मैं इसको इस तरीके से समझना चाहूँ कि रूब्रिक्स ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, तो उन्हें क्या क्या फ़ायदे हुए? बहुत फ़ायदे होंगे। देखें, हमारा मेन गोल वॉज क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब मैं अगर ये सिर्फ कहती रहूँ जी कि हमने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, हम उनको ये स्किल्स सिखाएंगे, हम उनको नेगोशिएशन सिखाएंगे, हम उनको मार्केटिंग सिखाएंगे, वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, तो हम लोग जो है ना पैसा ले रहे हैं बस फिर पेरेंट्स से, फिर वी आर नॉट गिविंग आउट व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग। अगर एंटरप्रेन्योरशिप की आप कोर पे जाएं तो आप ये देखें कि एंटरप्रेन्योर्स आर इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, दे वेंट थ्रू अ सर्टेन सेट ऑफ लाइफ where they learned how to become emotionally intelligent, whether it was manually अपना धक्के खा के था या फिर उन्होंने किसी मेंटोर की हेल्प ली, ठीक है। दोनों वेज में दे बिकम इनफ इमोशनली इंटेलिजेंस टू रियलाइज कि देयर बिजनेस आइडिया माइट फेल एंड दे हैव टू गेट बैक अप अगेन। अगर मैं सिर्फ पेरेंट्स को जो हमारे स्कूल में आ रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम उनको ये बात कह सकते हैं कि हम ये स्किल्स सिखा देंगे, ठीक है। हम उनको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा देंगे, हम उनको नेगोशिएशन स्किल्स सिखा देंगे, लेकिन ये बच्चा भी जब ये चीज़ें सीखे, अभी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो स्किल बेस्ड लर्निंग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट दे आर डूइंग इज़ दिस कि दे विल से कि अच्छा हम ये स्किल सिखाएंगे, बच्चे को ये स्किल आ जाएगी, और दे डू अ लेक्चर, दे डू अ वर्कशॉप, दे पुट इट आउट एंड इट्स गुड टू गो, ठीक है। द कोर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज रेजिलियंस एंड ग्रिट एंड कंसिस्टेंसी। That can only come in you if you have the right tool, you have the right person over there. So हमने अपने जो प्लानिंग, जो हमने अपना करिकुलम डेवलप किया इस स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए, उसमें हमने जो फर्स्ट थिंग रखी थी वो थी इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर हम लोगों ने आगे उसको 4 क्लाउड्स में डिवाइड किया कि बच्चे को हमने सबसे पहले 4 इमोशंस को डील करना सिखाना है: एंगर, शेम, betrayal and fear. Once the kid knows that when this idea is not gonna work, I am gonna be so angry, ठीक है, he will learn how to navigate through that anger. Once he knows that my partners might betray me, या हो सकता है कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वही मेरे हक में ना हो, ठीक है, या टाइम विल betray me as well, it could be anything। तो जब वो बच्चा वो चीज़ सीख जाएगा ना कि अच्छा ये भी मैंने बेट्रेयल को ऐसे डील करना है, फिर ये भी हो सकता है कि वो जब आके हमारे सामने प्रेजेंटेशन दे तो मैं उसको कह दूँ कि भाई मुझे तो नहीं अच्छा लगा बेटा, इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है, तो वो तो अशेम्ड फील करेगा, उसने वो भी सीखना। तो वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द गुड साइड, ठीक है, टू पुट अप अ गुड फ्रंट, वी वांट द किड्स
to actually understand this fact that entrepreneurship is a लीडरशिप स्किल बेसिकली, ठीक है। आप एक लीडर बनने जा रहे हो, आपने एक पूरी कंपनी चलानी है, ठीक है, या आपने एक बिजनेस चलाना है, तो उसमें 10 से 15 लोग आपसे अटैच होने वाले हैं, ठीक है। जब वो लोग अटैच होने वाले हैं आपसे, तो आपका सेंस ऑफ बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी, तभी आप नेगोशिएट भी अच्छा कर सकोगे, तभी आप मार्केट भी अच्छा कर सकोगे, तभी आप लीड भी अच्छा कर सकोगे, तभी आप बाय एंड सेल भी अच्छा कर सकोगे। तो हमने ये चीज़ फिर रखी कि वी आर गोइंग टू मेक किड्स कम with the darker side of entrepreneurship as well, so they can learn how to work on that, and then they can actually take one step at a time to become good entrepreneurs. थैंक यू अलीना, बहुत शुक्रिया आपका। एटलीस्ट आई हैव रियलाइज्ड कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और इस गुफ्तगू से मुझे तो ये समझ में आया कि मेरे अपने अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं बेहतर कर सकता हूँ। आपको भी शायद ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिनेरियोज़, बहुत सारी सिचुएशंस, ऑफिस लाइफ की, स्टूडेंट लाइफ की, फैमिली लाइफ की भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो कि हमने डिस्कस की। और अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, या अगर आपको ये लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अपने माहौल के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अपने इर्द गिर्द के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, या अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर किया, तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम तक भी ये बात पहुँचे कि एक, आप हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और नंबर 2, इस पॉडकास्ट से आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है। यह है द नैरेटिव, और रूब्रिक सेंटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं ये पॉडकास्ट। आज हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, और चूँकि इमोशंस की बात हुई थी, एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी भी है, वो है इनसाइड आउट। और वो जो इनसाइड आउट है ना, वो एक एनिमेटेड मूवी है, और उसको हर पेरेंट को हर बच्चे के साथ बैठकर ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि इमोशंस कैसे काम कर रहे होते हैं, और उन इमोशंस की वजह से हमारे अंदर क्या क्या हो रहा होता है, और कैसे उन इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था आज का द नैरेटिव। अगले एपिसोड्स के लिए हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियोस को लाइक कीजिए, और सब में फैला दीजिए। सब लोगों को बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, और हम ये कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू।